जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द इंडियन सोल। और मेरा नाम है शुभ और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉज मेकिंग प्रोसेस ऑफ पार्लियामेंट। हमारे पार्लियामेंट में कैसे भारत के लॉज बनते हैं, उसका जो प्रोसीड्योर है उसको लेके आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो भारत के अंदर लॉ मेकिंग का जो पावर है ये दो लेवल पे है, एक हो गया स्टेट लेवल पे, एक हो गया सेंट्रल लेवल पे। सेंट्रल लेवल पे जो भी लॉ बनता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है, जो कि पार्लियामेंट के अंदर बनता है ये। और जो स्टेट लेवल पे जो लॉ बनता है वो स्टेट गवर्नमेंट बनाता है, और स्टेट विधानसभा के अंदर उस रेस्पेक्टिव स्टेट के अंदर जो विधानसभा होता है उस विधानसभा के अंदर ये लॉ बनता है। तो स्टेट गवर्नमेंट के बनाए हुए लॉ सिर्फ उसी स्टेट के अंदर ही लागू होता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के बनाए हुए लॉज वो पूरा देश भर में लागू होता है, होल कंट्री के ऊपर लागू होता है। अब आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट के थ्रू, पार्लियामेंट के अंदर जो लॉ बनता है जो पूरे देश भर में लागू होता है, उसी को लेके आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पार्लियामेंट के अंदर यानी सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ पे बैठता है? पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट के अंदर कौन रहता है? एमपीज रहते हैं। एमपी दो लेवल पे होता है, एक लोअर हाउस पे होता है यानी लोकसभा का एमपी, एक अपर हाउस में होता है राज्यसभा का एमपी। तो ये दो सभा, अपर हाउस और लोअर हाउस, ये दो हाउस से जब कोई बिल पारित होके उसके बाद पास होने के बाद प्रेसिडेंट जब साइन करता है, उसके बाद ये लॉ यानी एक्ट यानी लॉ बनता है। तो ये जो प्रोसीड्योर है ये इलाबोरेट करके हम लोग थोड़ी देर में समझेंगे। तो उससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो भी जो पावर होता है जिस टॉपिक के ऊपर लॉ बनाने की, वो क्या क्या है। एक तो यूनियन लिस्ट हो गया। यूनियन लिस्ट के अंदर जो भी टॉपिक है, जो भी है, वो उसके ऊपर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का ही हक है कि वो उसके ऊपर लॉ बनाए। जैसे कि देश का डिफेंस कैसे होगा, डिफेंस लॉ कैसे होगा, फिर बैंकिंग सेक्टर कैसे काम करेगा, बैंकिंग सेक्टर के ऊपर लॉ, रेलवेज, फॉरेन ट्रेड, इंटरनल सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी क्या होगा, इन सारे चीज़ों के ऊपर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बना पाएंगे। इसका पूरा फुल अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। अब स्टेट लेवल पे क्या होता है? स्टेट लेवल में अगर स्टेट का कोई एग्रीकल्चर के ऊपर कैसे एग्रीकल्चर को आगे लेके जाएंगे, उसके ऊपर कोई लॉ आ गया। फिर पब्लिक हेल्थ के ऊपर पुलिस कैसे काम करेगा, उसके ऊपर कोई लॉ आ गया। लैंड रिफॉर्म कैसे होगा, उसका लॉ। फिर लीकर कैसे उसका बिजनेस होगा, इसके ऊपर, ट्रेड और कॉमर्स के ऊपर, ये स्टेट लेवल पे कर सकता है। इसके बाद आता है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में कुछ विषय है जहाँ पे एजुकेशन, ट्रेड यूनियन, फॉरेस्ट, इन सारे एक्सेट्रा, इस सारे टॉपिक के ऊपर स्टेट भी बना सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपना लॉ दे सकता है। लेकिन इन दोनों में से अगर कहीं भी कॉन्ट्राडिक्शन हो तो तब मतलब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में अगर अनबन हो जाए कि एक नतीजे में पहुंच नहीं पा रहा है, तब जाके ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो बोलेगा उसका जो लॉ होगा वही सुपीरियर होगा। और इस मामले में नहीं, हर एक मामले में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट जो लॉ बनाएगा उसको स्टेट को मानना ही पड़ेगा। ये एक है। तो इसके बाद हम क्या देखेंगे? इसके बाद हम देखेंगे ये लॉ मेकिंग प्रोसीड्यूर ऑफ पार्लियामेंट सीधा पार्लियामेंट में आ जाएंगे, वहाँ पे कैसे लॉ मेकिंग होता है। तो देखिए, पहले हमें समझना है हर एक लॉ जब बनता है यानी उस लॉ बनने के पीछे कुछ ना कुछ कारण तो होगा। पहला कारण क्या हो सकता है कि पब्लिक डिमांड, कि पब्लिक चाह रहा है कि ये लॉ बने, कि या तो टैक्स थोड़ा सा कम हो जाए। जैसे कि पब्लिक हमेशा चाहता है कि जीएसटी थोड़ा कम हो या तो टैक्स थोड़ा सा कम हो। इसके ऊपर जब बजट पेश होता है उसके ऊपर नया नया लॉ आता है और नए तरीके से रिफॉर्म किया जाता है, इकोनॉमिक रिफॉर्म होता है, तो थोड़ा बहुत टैक्स कुछ में कम हो जाता है, कुछ में ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसा करके जब भी टैक्सेशन के ऊपर कोई भी बिल, कोई भी एक्ट, कोई भी लॉ आता है तो पब्लिक डिमांड के ऊपर आता है। फिर मान लेते हैं वेलफेयर ऑफ पब्लिक का भला कैसे करें, इसके ऊपर जब गवर्नमेंट सोचता है तो उसके भले के लिए बहुत सारे लॉस लेके आते हैं। जैसे कि फार्मर्स बिल लेके आए थे लेकिन वो पास नहीं हुआ। वो फार्मर्स के लिए अच्छे के लिए हुआ था, लेकिन फार्मर्स लोग समझ नहीं पाए ज़्यादा, तो वो थोड़ा सा अटक गया, वो नहीं हो पाया। फिर वक्त बिल अभी चल रहा है, ये भी अच्छे के लिए है। फिर क्या होता है? पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मतलब देखिए, मान लीजिए कुछ साल पहले जम्मू कश्मीर से 370 हटा दिया गया। तो ये जो 370 हटा दिया गया, इसके वजह से जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, टूरिस्ट लोग भी आने लगे। लेकिन रिसेंटली पहलगाम इंसिडेंट के बाद थोड़ा सा कम हो गया टूरिस्ट। पहलगाम जो टेरर अटैक हुआ था उसके बाद से कश्मीर के अंदर थोड़ा ये टूरिस्ट लोग कम जाने लगे। तो जो भी है, कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए 370 हटाना बहुत ज़रूरी था। लेकिन ये
जो 370 हटानी है, ये बीजेपी पार्टी का एक बहुत पुराना पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी था। वो जब उनके पास 2 सीट था, उस टाइम भी वो बोलते थे हम 370 हटाएंगे, नया कानून लेके आएंगे, इसको हटा देंगे। और आज जब वो पूरी बहुमत के साथ सरकार में है, तब भी उन्होंने यही काम करके दिखाया। तो ये होता है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। लेकिन अगर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आपकी खराब है, यानी लोगों की भलाई के लिए नहीं है, तब ये उल्टा पड़ जाता है देश के ऊपर। लेकिन अगर आपके पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अगर अच्छा है, जैसे कि 370 हटाना, ये एक अच्छा काम था, तो ऐसे करेंगे तो देश के लिए अच्छा होता है। तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कौन सा बिल आने वाला है ये पार्लियामेंट के ऊपर। फिर क्या होता है, सिक्योरिटी ऑफ कंट्री एंड कंट्रीमैन। देश के सिक्योरिटी के ऊपर, देश के सॉवरेनिटी के ऊपर, देश के लोग जो रहते हैं उसके ऊपर, उनको सेफ रखने के लिए जो भी लॉज, जो भी कानून आता है, वो भी इसी की सोच के साथ ही आता है कि देश को हम लोग जितना हो पाए सिक्योर रख पाए। तो ये सारे टॉपिक के ऊपर, ये सारे सोच के साथ कोई भी बिल पार्लियामेंट के ऊपर पेश होता है, तो उसके पीछे यही सारे चिंतन रहता है, यही सारे कारण रहता है। तो पहले क्या होता है, ये सारे चीज के ऊपर डिपेंड करके एक डॉक्यूमेंटेशन बनता है, एक पेपर के डॉक्यूमेंट बनता है। उसके अंदर ये बिल लिखा, जो भी कानून लाने वाले हैं उसके पहला कॉपी, यानी बिल के नाम से वो कॉपी बोला जाता है, एक डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में वो बिल पार्लियामेंट के ऊपर यानी लोकसभा में पेश होता है। उसके बाद अगर लोकसभा से पास हो गया, फिर राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा में पास हो गया तो फिर वो बिल कहाँ जाता है, प्रेसिडेंट के पास। उस बिल के ऊपर, मतलब लोकसभा और राज्यसभा से ये बिल पास होगा, मतलब अगर ज्यादा वोट मिल गया, वोट ज्यादा पास होना मतलब ज्यादा वोट से ज्यादातर एमपी इसको सपोर्ट करे, तब ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा। और इसके ऊपर प्रेसिडेंट अगर साइन कर दे तो ये बिल एक्ट यानी लॉ बन जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया? पहले एक लॉ जो आता है, उसका जो सोच आता है, उसका पहला डॉक्यूमेंटेशन तो होता है बिल। और बिल कैसे बनता है, वो एक सोच के साथ बनता है। वो सोच या तो पब्लिक डिमांड के ऊपर डिपेंड करके आता है, या तो पब्लिक के वेलफेयर के ऊपर डिपेंड करके आता है, या तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के ऊपर डिपेंड करके आता है, या तो पब्लिक देश की सॉवरेनिटी, देश की सिक्योरिटी, देश की जो देश में रहने वाले जो लोग हैं उसके सिक्योरिटी के कैसे अच्छा किया जाए, इसी सोच के साथ, इन सारे सोच के ऊपर डिपेंड करके ही एक नया बिल आता है। तो वही बिल फिर जब लोकसभा और राज्यसभा से ज़्यादा एमपी का वोट लेके पास हो जाता है, उसके बाद ये प्रेसिडेंट के पास जाता है सिग्नेचर के लिए। प्रेसिडेंट इसके ऊपर सिग्नेचर कर दिया तो ये बिल एक्ट यानी लॉ बन जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम डिटेलिंग में जाएंगे धीरे धीरे करके। तो देखिए, पहले हम थोड़ा सा बिल को लेके जानते हैं। बिल क्या है? बिल एक तो प्राइमरीली बिल जो है, जो कानून हम लाने वाले हैं उसी का एक प्राइमरी डॉक्यूमेंटेशन होता है बिल। समझ में आ गया बिल क्या होता है? अब बिल कितने टाइप का होता है? जैसे कि एक हो गया पब्लिक बिल यानी गवर्नमेंट बिल, जो कि गवर्नमेंट में बैठे हुए जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो लोग पेश करते हैं पार्लियामेंट के ऊपर। जैसे कि डिफेंस के ऊपर कोई बिल आया तो डिफेंस मिनिस्टर पेश करेगा। फिनेंस के ऊपर यानी हम लोगों का ये बजट के ऊपर जो भी बिल आता है, निर्मला सीतारमन उन्होंने हमारे फिनेंस मिनिस्टर है, तो फिनेंस के ऊपर जो भी बिल आता है वो उन्होंने पेश करनी होती है उनको। फिर आता है प्राइवेट बिल। ये प्राइवेट बिल क्या है? प्राइवेट बिल नॉन मिनिस्टर्स एमपी जो कि जनरली अपोजिशन में बैठे होते हैं, वो लोग प्राइवेट बिल एक तरीके से बिल पेश कर सकता है, वो उसको प्राइवेट बिल बोला जाता है। और जो पब्लिक बिल होता है वो गवर्नमेंट में जो रूलिंग पार्टी जो है, जो पावर में है, वही पेश करता है। अब बिल का ये तो हो गया पेशी के थ्रू बिल कितने टाइप का होता है। मतलब जब ये मिनिस्टर लोग पेश करता है तो उसको पब्लिक बिल बोलते हैं, जब नॉन मिनिस्टर यानी ऑपोजिशन में बैठे हुए एमपी पेश करते हैं उसको प्राइवेट बिल बोलते हैं। और बिल का और भी क्लासिफिकेशन है, जैसे कि बिल किस टाइप का है इसको समझाने के लिए पहला जो हो गया वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, यानी इस बिल के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही कुछ लॉ को चेंज किया जाएगा। जो पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था, संविधान में लिखा हुआ था, उसको चेंज किया जाएगा। उसके लिए जो उसके लिए जो कानून लानी पड़ती है, उस कानून से पहले जो बिल आता है उसको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें अमेंड करनी है। जैसे कि 370 जब हटा तब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंड करना पड़ा, इसीलिए वो 370 का जो बिल आया था वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल था। उसके बाद मनी बिल होता है, जो मनी बिल के अंदर लोन और टैक्सेशन के ऊपर भी बहुत सारे बिल आते हैं, जिसको हम मनी बिल बोलते हैं। फिर आता है फिनेंस बिल। फिनेंस बिल मतलब मनी और एडिशनल जो टॉपिक होता है मनी के ऊपर, बैंकिंग वगैरह, इन सारे के ऊपर जब भी कोई कानून लाना होता है उसके पहले जो बिल आता है उसको फिनेंस बिल बोलते हैं। और
ये जो दो बिल है, मनी बिल और फाइनेंस बिल, ये दो बिल इनिशियली कैन बी प्रेजेंटेड एट लोकसभा ओनली। ये जो बिल है, ये दो बिल जो है मनी बिल और फाइनेंस बिल, ये इसका प्रोसीड्यूर ये है, इसको सबसे पहले लोकसभा में ही प्रेजेंट करना होता है, उसके बाद ये लोकसभा से पास होगा, यानी ज्यादातर एमपी का वोट मिलेगा, तब ये राज्यसभा में जाएगा। बाकी जो बिल है जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और लास्ट में जो ऑर्डिनरी बिल जो अदर्स बहुत सारे सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ये दो बिल आप चाहो तो पहले राज्यसभा में भी डाल सकते हो, उसमें पास हो गया तो लोकसभा से भी पास करवा दो, फिर यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास भेज दो। लेकिन ये मनी बिल और फाइनेंस बिल ये जो है ये इनिशियली लोकसभा में प्रेजेंट करना होता है। अब ये हो गया बिल का क्लासिफिकेशन, यानी मान लीजिए बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बिल। अब हम बिल कैसे पार्लियामेंट के अंदर पास होता है उस प्रोसीड्यूर को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, बिल जो है ये ज्यादातर जनरली ऐसा तो ये दो बिल मनी बिल और फाइनेंस बिल तो पहले ही लोकसभा में पेश करना होता है, और ज्यादातर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और ऑर्डिनरी बिल पहले लोकसभा में ही पेश किया जाता है, उसके बाद पास हो जाए तो राज्यसभा में लेके जाते हैं उसको। तो प्रोसीड्यूर, नॉर्मल प्रोसीड्यूर क्या है, बिल जब बना उसके बाद पहले उसको लोकसभा में पेश किया जाएगा, प्रेजेंट किया जाएगा। जो जैसे कि मान लीजिए डिफेंस बिल है तो डिफेंस मिनिस्टर उस बिल को लोकसभा के सामने पहला रीडिंग बोल के पहला दिन उस बिल के ऊपर क्या क्या लिखा है उसको पढ़ेंगे। इनिशियल स्टेज में क्या होगा, यानी इंट्रोडक्शन स्टेज होगा, पहला फर्स्ट रीडिंग होगा, उसमें रीडिंग ऑफ द बिल के बारे में क्या क्या प्रोविजन है, क्या क्या क्लॉज है, ये सारी चीज सारे एमपी के सामने वो पढ़ के बताएंगे। उसके बाद क्या होगा, सेकंड रीडिंग क्या होगा, सेकंड रीडिंग में ये होता है कि डिस्कशन स्टेज, यहाँ पे हर एक क्लॉज को अलग अलग करके उसके ऊपर डिस्कशन होता है। हर एक एमपी अपना जो बयान है, अपना जो भाव है, अपना जो सोच है उसको बोलते हैं, उसको जताते हैं क्या क्या चेंज होने से ये बिल और भी अच्छा होगा, कि बिल में कुछ गड़बड़ी है कि कुछ सही नहीं है, कैसे इसका सोसाइटी के ऊपर इसका इफेक्ट आएगा, इस सारी चीज के ऊपर सेकंड रीडिंग में डिस्कशन होता है। और अगर कुछ चेंज करना होता है तो इंटरनल वोटिंग के माध्यम से ये कुछ बिल के अंदर कोई संशोधन करना भी है तो इस स्टेज में हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, थर्ड रीडिंग। ये हो गया फर्स्ट रीडिंग, पहली बार पढ़ना, उसके बाद सेकंड रीडिंग, उसमें डिस्कशन होता है, डिस्कशन स्टेज जिसको बोलते हैं। उसके बाद थर्ड रीडिंग मतलब वोटिंग स्टेज, यहाँ पे फाइनल वोटिंग होता है। लोकसभा के अंदर जितना भी 543 जो एमपीज है वो इस बिल को पास करवानी है कि नहीं करवानी है, यस या तो नो, इसके ऊपर वोट डालते हैं। अगर ज्यादातर एमपी इस बिल को सपोर्ट कर देते हैं तो ये बिल पास हो जाता है, लोकसभा से पास हो जाता है। अगर सिंपल मेजोरिटी मिल जाता है, सिंपल मेजोरिटी से ये पास होगा। और अगर बिल को सिंपल मेजोरिटी नहीं मिल पाता है तो ये बिल यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, लोकसभा में कैंसिल हो जाता है, ये आगे राज्यसभा में जाता ही नहीं। तो अगर मान लेते हैं कि बिल यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी मिल गया उसको, यानी 543 वोटों से, इसका सिंपल मेजोरिटी मतलब 272 के ऊपर इनको वोट एमपी का सपोर्ट मिल गया, तब जाके ये बिल, अगर मान लीजिए कभी कभार ऐसा होता है कि पार्लियामेंट में 543 मेंबर प्रेजेंट नहीं है, बस 500 लोग इसको वोट दिया है, 500 एमपी प्रेजेंट थे, उन्होंने इनको वोट दिया है, तब जाके आपको सिंपल मेजोरिटी मतलब जितने एमपीज में वोट डाला है उसके आधे से एक पायदान ज्यादा, मतलब 250 के 251, 500 के आधा, जितना एमपी उस दिन प्रेजेंट रहेंगे वोट डालेंगे उसके आधे से ज्यादा चाहिए सिंपल मेजोरिटी। तो सिंपल मेजोरिटी अगर मिल गया तब ये लोकसभा से पास होके ये कहाँ चला जाएगा, राज्यसभा में। लोकसभा से पास होके ये राज्यसभा चला गया। राज्यसभा में जाने के बाद वहां पे फिर से ये फास्ट रीडिंग होगा, जो फास्ट रीडिंग ऐसे चालू हुआ था, फास्ट रीडिंग होगा, यहाँ पे फिर से इंट्रोडक्शन स्टेज होगा, पूरा का पूरा बिल को पढ़ के बोला जाएगा कि बिल के अंदर ये था, ये क्लॉज है, इसके जो भी प्रोसीड्यूर होगा ऐसे होगा, सोसाइटी के ऊपर, कोई भी सिस्टम के ऊपर इसका ऐसे इफेक्ट होगा, पूरा रीडिंग होगा। उसके बाद होगा डिस्कशन, फिर सेकंड रीडिंग होगा, राज्यसभा में सेकंड रीडिंग होगा, वहां पे पहले जैसे कि डिस्कशन हुआ था ऐसे डिस्कशन होगा, हर एक क्लॉज को लेके अलग अलग से डिस्कशन होगा। अगर किसी कुछ चेंज करना होता है तो उस चेंज को यहाँ पे किया जाएगा इंटरनल वोटिंग के जरिए चेंज किया जाएगा। अगर वहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन होता है तो ये जो बिल है ये फिर से थर्ड रीडिंग से जाने से पहले फिर से एक बार, अगर राज्यसभा में कुछ डिस्कशन के बाद उस
बिल के अंदर कुछ चेंज करना होता है, अगर करना पड़ेगा, तो उस टाइम क्या होगा, ये फिर थर्ड स्टेज पे नहीं जाएगा, ये यहाँ से ही सेकंड स्टेज से ये घूम के कहाँ चला जाएगा, ये बिल चला जाएगा डिस्कशन स्टेज पे लोकसभा में। तो लोकसभा में फिर वो जो राज्यसभा ने जो चेंज किया उसका सपोर्ट लेके फिर पास होके आएगा, फिर ये जाएगा वोटिंग स्टेज पे। अगर डिस्कशन स्टेज में सब कुछ ओके रहा तो ये सीधा वोटिंग स्टेज पे चला जाएगा, यानी थर्ड रीडिंग पे चला जाएगा राज्यसभा में। लेकिन राज्यसभा में जब डिस्कशन हुआ उसके बाद अगर बिल के अंदर कुछ चेंज करनी पड़ी तो वो बिल फिर से राज्यसभा से चला जाएगा लोकसभा में, वहां पे जाकर फिर से डिस्कशन होगा, फिर से वो बिल जो चेंज हुआ वो चेंज ठीक है कि नहीं है उसके ऊपर डिस्कशन होगा, फिर उससे फिर से वोटिंग होगी, फिर पास होगा, तो फिर ये घूम के आएगा यहाँ पे राज्यसभा में वोटिंग स्टेज पे। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। डिस्कशन स्टेज में अगर कोई दिक्कत नहीं रहा तो सीधा जाएगा थर्ड रीडिंग में, यानी वोटिंग स्टेज में, राज्यसभा की वोटिंग स्टेज में। अगर चेंज हुआ तो ये घूम के चला जाएगा कहाँ पे, लोकसभा में, वहां से फिर से वो चेंजेस के ऊपर फिर से लोकसभा में वोटिंग होगा, फिर ये बिल पास होगा, फिर घूम के आएगा ये वोटिंग स्टेज में, कहाँ पे, राज्यसभा में। तो अब मान लेते हैं कि सब कुछ ठीक रहा, राज्यसभा में डिस्कशन हुआ, सब कुछ सही रहा, वो चला गया थर्ड स्टेज में, यानी थर्ड रीडिंग पे, यानी वोटिंग स्टेज में। यहाँ पे आपको वही सिंपल मेजोरिटी चाहिए। राज्यसभा में सीट आपका है 233, ये 233 लोग वोट करेंगे, या तो 200 लोग, जितने लोग प्रेजेंट रहेंगे उस दिन राज्यसभा के एमपी, उनके आधे से ज़्यादा चाहिए वोटिंग, सिंपल है, आधे से 1.1 ज़्यादा चाहिए। अगर मान लीजिए 200 राज्यसभा के एमपी प्रेजेंट है तो अगर जीतने के लिए 101 वोट चाहिए सिंपल मेजोरिटी के लिए। तो सिंपल मेजोरिटी हो गया, यहाँ से ये चला जाएगा, अगर दोनों से जगह से लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो गया तो ये बिल चला जाएगा प्रेसिडेंट के पास। उसके बाद जब प्रेसिडेंट इसको साइन कर देंगे तो ये बिल एक्ट यानी लॉ पे बन जाएगा और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड हो जाएगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड हो जाएगा, और कोई माननीय बिल, कोई और बिल होगा तो बिल कानून बन के एक्टिव हो जाएगा पूरे देश के ऊपर। तो ये हो जाता है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बिल, कैसे घूम के लोकसभा राज्यसभा घूम के कैसे एक्ट बनता है उसका सफर। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और डिटेलिंग में थोड़ा सा जान लेते हैं कैसे होता है। मान लीजिए कभी कभार ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच में कुछ ना कुछ कंफ्यूजन आ जाता है बिल को लेकर, या तो कुछ राज्यसभा में जाके कुछ, जैसे कि हमने बोला यहाँ पे कुछ डिस्कशन में कुछ अमेंडमेंट हुआ, मतलब कुछ चेंज करने की जरूरत पड़ा तो ऐसे घूम के इधर आ गया, इन्होंने बोला कि नहीं वो चेंज हम नहीं मानेंगे, फिर इन्होंने थोड़ा और चेंज किया, वो चेंज घूम के इधर आया, वो चेंज इन्होंने बोला कि लोकसभा ने जो चेंज किया है वो हम नहीं मानेंगे, फिर ये इधर आ गया। तो ऐसे जब सिचुएशन होता है कि जहाँ पे बिल गोल गोल घूमता है लोकसभा और राज्यसभा के बीच में, तब जाके क्या होता है, तब प्रेसिडेंट क्या करता है, प्रेसिडेंट एक ज्वाइंट सिटिंग बुलाता है। उन्होंने क्या करता है, लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों के बीच में कहीं किसी बिल को लेके अगर डिसएग्रीमेंट हो जाता है, जैसे कि हमने बोला थोड़ी देर पहले कि राज्यसभा के अंदर कुछ डिस्कशन में पाया गया कि ये चेंज होना चाहिए, तो उस चेंज के चक्कर में उस बिल को फिर से लोकसभा में भेजा गया। तो लोकसभा में बैठे हुए जो एमपी थे उन्होंने बोला कि ये चेंज हम नहीं करेंगे, ये चेंज सही नहीं, हम उल्टा ये चेंज कर देंगे। वो चेंज घूम के जब इधर आया राज्यसभा में, राज्यसभा ने बोला नहीं हमें वही चेंज चाहिए, ये नहीं। जब ऐसे कॉन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, डिसएग्रीमेंट क्रिएट हो जाता है, तब क्या करता है प्रेसिडेंट एक ज्वाइंट सेशन बुलाता है बिल को पारित करने के, या तो पारित करने के लिए या तो कैंसिल करवाने के लिए एक ज्वाइंट सेशन बुलाता है। ज्वाइंट सेशन मतलब ये लोकसभा के जितना भी एमपी है और राज्यसभा की जितना भी एमपी है उसको एक ही पार्लियामेंट के अंदर एक ही रूम पे एक साथ बिठा देते हैं पार्लियामेंट के अंदर, और बोलते हैं कि आप लोग एक साथ वोट करो, यानी तब जाके 443 और 233 इतने सब मिलके एक साथ वोट कर देते हैं बिल को पारित करना है, येस या तो नो, तो एक साथ वोट करवा लेते हैं प्रेसिडेंट। उस टाइम अगर सिंपल मेजोरिटी मिल जाता है तो ये बिल पास हो जाता है, या तो अगर नहीं मिलता है सिंपल मेजोरिटी तो ये बिल कैंसिल हो जाता है। उस दिन अगर मान लीजिए जितना भी राज्यसभा का, मैंने तो फुल बोल दिया जितना कैपेसिटी था, 543, 543 और 233, अगर मान लीजिए राज्यसभा और लोकसभा के अंदर जितना एमपी होना चाहिए उतना एमपी उस दिन प्रेजेंट नहीं था, जितना भी एमपी राज्यसभा लोकसभा मिला के वोट देंगे उससे उसका जो आधा से ज़्यादा चाहिए, आधे से एक वोट ज़्यादा चाहिए सिंपल मेजोरिटी से इस बिल को पारित करने के लिए। तो जब ज्वाइंट सेशन मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सारे मेंबर, सारे एमपी एक साथ बैठ के वोटिंग करेंगे बिल को पास, या तो पास करवाने के लिए या तो कैंसिल करवाने के लिए। या तो अगर सिंपल मेजोरिटी मिल गया तो ये बिल पास हो जाएगा, या नहीं मिला तो ये बिल कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे ही भारत के अंदर ज़्यादातर बिल लॉ बनता है।
एक्ट यानी लॉ बनता है प्रेसिडेंट के साइन के बाद। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर आप लोगों को हमारी कोशिश, हमारी कंटेंट, हमारी वीडियो अगर अच्छे लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा। तो जाके आगे जाके जब भी हम वीडियो बनाएंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिर जितना हो सके इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।